हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे कंपैरिजन बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेसेस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्री एक्सपेंशन और हम एक पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेसेस। आज के लेक्चर में जितना कवर हो पाएगा हम ट्राई करेंगे कवर करने का। तो स्टार्टिंग विद कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस, शुरू हो जाइए अब। टॉपिक लिखिए कंपैरिजन बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेसेस। ओके, ये हमें इन दोनों के बीच में कंपैरिजन पढ़ना है। हमें पता है एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज जीरो होता है, दैट इज Q इज इक्वल टू जीरो। आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज जीरो होता है, दैट मीन्स डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो। हमने दो चीज़ें और पढ़ी थी कि आइसोथर्मल में PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसमें पढ़ा था PV की पावर गामा इज कॉन्स्टेंट। आइसोथर्मल का ग्राफ बनाऊं P और V के बीच में, तो वो ये बनता है हाइपरबोला, और ये भी क्या बनता है, हाइपरबोला, एडियाबैटिक के लिए। अगर मुझे किसी की भी स्लोप बतानी होती है कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो हम क्या कहते हैं, m इज इक्वल टू टैन थीटा। एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, क्या लिखते हैं, dp अपॉन dv। यहाँ पे भी ऐसे ही स्लोप निकाला जाता है। मतलब अगर हमें स्लोप चेकआउट करना है किसी का भी, तो वो dp अपॉन dv से आ जाएगा p वर्सेस v ग्राफ का। आई होप सो इतना पॉइंट सबको क्लियर हो पा रहा है। वेट अ मिनट, हाँ जी, हो रहा है अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड। तो मतलब अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है, तो मैं dp बाई डी निकाल दूँ इसका और इसका, तो मुझे स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। इतना आ रहा है सबको समझ? आइसोथर्मल के लिए ये ग्रीन कलर विजिबल है क्या सबको? यस, इट्स विजिबल। PV is constant, differentiating PV with respect to P, ऑब्वियसली एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो आता है। अब आपको पता है कि अगर दो चीज़ें प्रोडक्ट में हों और हमें उनका डिफरेंशिएशन करना हो, तो एक को कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन, तो यही कर रही हूँ मैं। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये तो 1 ही हो गया। अच्छे से देख लीजिए डिफरेंशिएशन मैंने कैसे किया। ये मैंने आपको बताया, dp से dp कट गया, मैं इसको v प्लस वी को इधर लेके गई, माइनस बन गया। इस मल्टीप्लिकेशन में जो p था उसको डिवाइड में लेके गई, ये आ गया, और इसको मैंने रिवर्स करके ये ले आई। क्लियर आ रहा है? ऑब्वियसली जब मैंने आपका स्लोप ग्राफ बनाया था तो उसमें एंगल क्या आ रहा था, ऑब्ट्यूज, तो आंसर नेगेटिव में ही आना था। इतना आई एम थिंकिंग कि इतना आपने अपने लेक्चर लेसन नंबर 3 फिजिक्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लेसन नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन में पढ़ रखा है कि स्लोप वगैरह डिफरेंशिएशन वगैरह कैसे किया जाता है।
तो एक कोने में हम अभी इसको रख लेते हैं कि हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप कितना आया है। कितना है बच्चों? dp/dv इज इक्वल टू -p/v। यह आ गया हमारे पास आइसोथर्मल का। अब हम निकालते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला सिर्फ रिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल है। मैंने उस टाइम भी बहुत क्लियरली शब्दों में कहा था कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल होता है। इरिवर्सिबल में मैंने आपको बताया था हमें क्या यूज़ करना होता है। तो इसको भी मैं पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगी, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है तो इधर वाले का डिफरेंशिएशन 0। ये हो कट गया। बेसिकली हमारे पास ये आया अब रीअरेंज वगैरह करके, है ना बच्चों। और अब आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं, एक सेकंड होल्ड करिए आप। हाँ, एक बात बताइए, मान लीजिए मैं एक कंसेप्ट आपको सिखाने जा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैंने कहा बताओ dy/dx क्या होगा। तो वो क्या हो गया, dx²। मैंने y की जगह x² पुट किया और dx कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास 2x होगा जी। मैं अब क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ भाई नहीं, मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना, मुझे z के रिस्पेक्ट में करना है। तो dy/dz कह रही हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी करके देखते हैं। मैंने यही कर दिया। अब मुझे आके समझ ही नहीं आ रहा मैं इसको कैसे करूँ। जब मैं dx² को dx से कर रही थी तब तो मेरा आंसर आ रहा था 2x, अब नहीं आ पा रहा। तो ऐसे चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखिए। थोड़ा इस पोर्शन ऑफ बोर्ड को मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे लग रहा है क्लियरली दिख जाए। एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है क्लियरली। जब आपको ऐसा कभी दे रखा हो ना तो आप सिंपली क्या करिए, इसको ऐसे लिखिए dy/dx इंटू dx/dz। ये क्या इसके बराबर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि dx से dx कट जाएगा, आंसर क्या आएगा dy/dz। तो अब आप इसको करिए, dy की जगह लिखिए dx²/dx इंटू, अब इस पूरी टर्म को नीचे उतार दीजिए, dx/dz। dx²/dx क्या था 2x, और इसको एज इट इज़ रख दीजिए dx इंटू dz। आई होप ये पोर्शन अगर क्लियर है तो मैं ये वाला एक्सप्लेन करूँ आगे, नहीं हो क्लियर तो कमेंट्स में बताएं। इरेज कर रहे हैं अब हम। अब मैं यही करूँगी यहाँ पे। मैंने इसको कैसे लिखा वो देखिए आप, डी वी की पावर गामा अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी पी इज इक्वल टू माइनस वी की पावर गामा अपॉन पी। इसमें जिन जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न हो वो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लेट नो करें। यहाँ से मैंने इस चीज़ को कैसे लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि डी वी से डी वी कैंसिल, तो डी वी की पावर गामा अपॉन डी पी ही बचेगा। अब डी वी की पावर गामा अपॉन डी वी क्या है, गामा, वी की पावर गामा -1, और इसको कैसे लिख दिया डी वी अपॉन डी पी इज इक्वल टू माइनस वी गामा अपॉन पी। इसी चीज़ को यहाँ लेके जाओ। ये जो आपके पास आया है ना बच्चों, ये इसको मैं इधर लेके जा रही हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड में था, अब मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे इसे लेके जा रही हूँ। तो डी वी अपॉन डी पी क्या बन जाएगा, माइनस वी की पावर गामा अपॉन पी इंटू 1 अपॉन गामा वी की पावर -1 गामा -1।
तो माइनस वी अपॉन गामा, वी की पावर गामा -1 इंटू 1 अपॉन पी। बस मैंने थोड़ा शफलिंग की है, यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी गामा -1 है। आपको पता है जैसे 2 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, 2 का क्यूब -2। सिमिलरली वी की पावर 1 है, यहाँ वी की पावर गामा -1 है। ऐसे कर दूं मैं, तो 1 से 1 कटा, ये क्या आ गया, डी वी अपॉन डी पी। इसको रिवर्स करेंगे, अब डी वी अपॉन डी पी है, डी पी अपॉन डी वी कर देंगे। सॉरी, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ गामा है। मैं वही सोचूँ ये कैसे गलत हो गया, यहाँ गामा है, यहाँ गामा -1 है। इसको ऊपर लेके गई, गामा से गामा कटेगा, 1 एज इट इज़ रहेगा। थोड़ा देखिए, थोड़ा रिवाइंड करके मेरी गलती देख लीजिए। एक्चुअली मैंने यहाँ पे 1 कंसीडर कर लिया, यहाँ भी गामा ही है। तो क्या आ गया, ये अब मैंने इसको रिवर्स किया तो इसको भी रिवर्स करूँगी, P अपॉन वी। ये आ गया स्लोप आपका एडियाबैटिक का, ये स्लोप था आपका आइसोथर्मल का। तो अगर मैं आइसोथर्मल के स्लोप में यहाँ गामा मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास एडियाबैटिक का स्लोप आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे बस माइनस गामा ही तो मल्टीप्लिकेशन में है। तो दैट मीन्स कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों, देखिए थोड़ा मैसी सा हो गया है ये, बट रिजल्ट याद रखिए, डेरिवेशन वगैरह भूल जाइए, वो जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। वैसे तो लास्ट तक डेरिवेशन ठीक गई, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी लास्ट में, खुद सोचिए कि मैंने क्या गलती की। नहीं समझ आए तो कमेंट्स में बताइए, एक सेपरेट वीडियो बनेगी डेरिवेशन पे। नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेनी कि मुझे समझ नहीं आ रहा या मैम ने गलती से लास्ट में गलत कर दिया, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। बेहिचक होके कमेंट्स में बताएं कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप। तो आपको ये पता है एडियाबैटिक का स्लोप है, ये आइसोथर्मल का स्लोप है। तो एडियाबैटिक का स्लोप कैसे आ रहा है, अगर मैं आइसोथर्मल में के स्लोप में गामा को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एडियाबैटिक का स्लोप आ रहा है। और आप ये याद रखिए कि गामा जब जब हमने निकाला था तो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आया था। तो दैट मीन्स अब आप मुझे बताइए, गामा अगर हमेशा ग्रेटर देन 1 आ रहा है, दैट मीन्स किसका कौन सा स्लोप बड़ा होगा, एडियाबैटिक या आइसोथर्मल? ऑब्वियसली एडियाबैटिक। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 1 का क्या सिग्निफिकेंस है, मैं बताती हूँ आपको। मान लीजिए आइसोथर्मल का स्लोप आया 9, मैंने कहा ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो 18 आ जाएगा, मतलब 9 से बड़ी वैल्यू आएगी अगर ये गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई। अब मैं गामा की वैल्यू ले रही हूँ हाफ इज लेस देन 1, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आता है 4.5। तो 9 से 4.5 छोटा है। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि अगर गामा ग्रेटर देन 1 होगा तो प्रोडक्ट में अगर गामा होगा तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा उस आइसोथर्मल से ज़्यादा आएगी। अगर गामा लेस देन 1 होता दैट मीन्स हाफ होता, तो इसमें आंसर 4.5 आता, तो आइसोथर्मल का ज़्यादा होता। बट मैंने क्या कहा, गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 है, मीन्स यहाँ पे हम हाफ 1/3 नहीं कर सकते, यहाँ 2, 3, 4, 5 ही कर सकते। तो एडियाबैटिक का स्लोप हमेशा 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 आइसोथर्मल के स्लोप से ज़्यादा ही आएगा। इज इट क्लियर टू यू? ये रिलेशन याद रखिए कि एडियाबैटिक का स्लोप इज इक्वल टू आइसोथर्मल इनटू गामा का स्लोप। इतना आई होप सो इज क्लियर टू यू। अब हम दोनों की स्लोप बनाते हैं और कंपेयर करते हैं, और मैं ये भी देखना सिखाती हूँ कि स्लोप देखा कैसे जाता है, बड़ा किसका है छोटा किसका है। मुझे बताइए, दो ग्राफ है 1 और 2, स्लोप किसका बड़ा होगा? तो देखिए बहुत सिंपल वे होता है, आपने कोई भी एक पॉइंट लेना है और उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है।
देखने से ही हल्का फुल्का पता चल जाता है कि ये वाला थीटा 2 है, ये वाला थीटा 1 है, तो थीटा 1 देखने से ही पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत बड़ा है। सिंपल सा ऐसे सोचिए कि एक ये ढलान है, एक ये ढलान है। खड़ी हुई ढलान कौन सी है, ये वाली कि ये वाली? आपने रैंप्स देखे, घर के बाहर रैंप बनने होते हैं, एक रैंप ऐसे बना हुआ है, एक रैंप ऐसे बना हुआ है, तो हम स्लोप किसका ज़्यादा कहते हैं? जो थोड़ा ज़्यादा ऐसे हो रखा है, स्ट्रेट हो रखा है। अब आप बताइए ये वाली लाइन ज़्यादा स्ट्रेट है कि तिरछी जाती हुई लाइन ज़्यादा स्ट्रेट है? ऑब्वियसली 1 वाला लाइन ज़्यादा स्ट्रेट है, दैट मीन्स स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2। ये याद रखिए बच्चों। तो ऐसे देखते हैं। अब मैं आपको कहूँ कि स्लोप 1 ग्रेटर है स्लोप 2 से, तो बताओ आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में से 1 वाला आइसोथर्मल होगा कि एडियाबैटिक? मैंने बताया एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होता है, गामा टाइम्स ज़्यादा होता है आइसोथर्मल के, तो दैट मीन्स 1 वाला स्लोप किसका होगा? एडियाबैटिक का, और 2 वाला स्लोप किसका होगा? आइसोथर्मल का। आई होप इतना कंसेप्ट क्लियर है, नहीं है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया था, वर्क डन इन ए केस ऑफ एक्सपेंशन में रिवर्सिबल का वर्क डन ज़्यादा होता है, इरिवर्सिबल का कम होता है। कंप्रेशन के केस में इरिवर्सिबल का ज़्यादा होता है, रिवर्सिबल का कम होता है। ऐसे ही हमें पढ़ना होता है कि एडियाबैटिक का वर्क डन ज़्यादा है एक्सपेंशन में या आइसोथर्मल का। तो हेडिंग डालिए कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन ये वाला मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है तो इसको हम यूज़ नहीं करते। एक सेकेंड बच्चों। रिज्यूमिंग आवर लेक्चर। अगर मैं एक्सपेंशन का केस देखूं तो देखिए मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें P1 V1 T1 है, और मैंने इसको एक बार आइसोथर्मली एक्सपेंड किया है और एक बार एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया है, अप टू P2 V2 T2। ठीक है। अब आइसोथर्मली करेंगे तो टेम्परेचर सेम रहेगा, एडियाबैटिकली करेंगे तो Q सेम रहेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे 2 ही लिख रही हूँ। दैट मीन्स जब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे इनिशियल वॉल्यूम तो V1 ही लेनी है, चाहे वो आइसोथर्मल का ग्राफ बना रही हूँ या फिर एडियाबैटिक का। और मुझे अब आप एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसमें V2 भी सेम है। भाई मुझे इस स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है, बस मेरा पाथ डिफरेंट है, राइट। तो अब हम ड्रॉ करते हैं PV ग्राफ, ये ध्यान रखते हुए कि एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज़्यादा है। मान लीजिए पहले उसका था V इनिशियल, यहाँ हम लाए V फाइनल, ये हमने बनाया स्लोप ऑफ एडियाबैटिक। जो भी बना लिया, अभी हमने रैंडमली बना लिया। ये स्लोप हमने बनाया जो भी बनाया। अब आपको बस स्लोप की लाइनें देखनी है कि इस वाले पॉइंट पे ये ऐसे जा रहा है और इस वाले पॉइंट पे ये ऐसे जा रहा है, तो एंगल इस वाले का बड़ा है जो नीचे है, एंगल किसका बड़ा आ रहा है, नीचे वाली लाइन का या ऊपर वाली का? नीचे वाली का। तो दैट मीन्स नीचे वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एडियाबैटिक को। और ऊपर वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आइसोथर्मल को। ये वाला है आइसोथर्मल के लिए और ये है एडियाबैटिक के लिए। पहले तो इतनी बात क्लियर हो। अब मैं बोल रही हूँ वर्क डन। वर्क डन कैसे पता चलता है? एरिया अंडर PV ग्राफ, है ना। तो अगर मैं एडियाबैटिक के नीचे देखूँ तो एडियाबैटिक में तो ये एरिया आ रहा है, बट आइसोथर्मल में क्या ये वाला एरिया एडिशनल इंक्लूड होगा? यस। तो इन केस ऑफ एक्सपेंशन आइसोथर्मल का वर्क डन जो होगा वो एडियाबैटिक के वर्क डन से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल का एरिया में ये इतना एरिया एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रहा है।
आ रही है बात समझ? चलिए अब हम करते हैं कंप्रेशन का केस। कंप्रेशन के केस में क्या होता है बच्चों, यहां हमारा V इनिशियल होगा और V फाइनल हमारा कम होगा। क्यों? क्योंकि हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा रहा एक ग्राफ, और एक ग्राफ हमारा रहेगा यहां। अब आप मुझे बताइए स्लोप किसका ज़्यादा है, इस वाले का कि इस वाले का? इस वाले का स्लोप ज़्यादा है। यहाँ ब्लाइंड डालिए, ये ऐसे खींचिए। अरे यार ये पॉइंट है, ये ऐसे खिंच गई लाइन। यहाँ वाला पॉइंट है, ये ऐसे खिंच गई लाइन। तो स्लोप ऑब्वियसली इस वाले ग्राफ का ज़्यादा आ रहा है, वो जो ऊपर बना हुआ है। तो ये वाली क्या हुई, एडियाबैटिक हुई, और ये वाली क्या हुई, आइसोथर्मल हुई। इस बार अगर आप नोट करें तो जब मैं एरिया अंडर ग्राफ निकालूंगी तो ये तो आएगा ही आएगा आइसोथर्मल में, बट एडियाबैटिक में ये वाला एरिया भी इंक्लूड होगा। तो दैट मीन्स इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन बाय एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय आइसोथर्मल। ये 2 पॉइंट्स आई होप सो क्लियर हुए हैं। नहीं हुए तो बिना कोई डरे आप मुझे बताएं कमेंट्स में। अब बात आती है, अब हमारे ये वाली हेडिंग होती है कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वो आती है देखते हैं फ्री एक्सपेंशन। क्या आ रहा है, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन इसको आप कहते हो एक्सपेंशन इन वैक्यूम। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन का ही दूसरा नाम है एक्सपेंशन इन वैक्यूम। इसका सिंपल मतलब होता है कि हम जब एक्सपैंड कर रहे हैं किसी सिस्टम को तो उसमें बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर है जो उसको रिटार्ड करेगा उस एक्सपेंशन को, वो फोर्स एब्सेंट है। मतलब प्रेशर एक्सटर्नल ज़ीरो है। मतलब ये मेरा पिस्टन है, ये मेरा ये हमने पिस्टन बना दिया, यहाँ गैस है, बट अगर मैं समहाउ मैं यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर पाऊँ इस तरफ ऑन द राइट साइड ऑफ द पिस्टन, तो ये अगर गैस एक्सपेंड होगी तो यहाँ बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि बाहर वैक्यूम है। तो इस टाइप के एक्सपेंशन को कहते हैं फ्री एक्सपेंशन या एक्सपेंशन इन वैक्यूम। तो बताइए वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्योंकि यहाँ पे पी एक्सटर्नल ज़ीरो है तो वर्क डन इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन ज़ीरो हो जाता है। मैंने आपको एक आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन ज़ीरो होता है, सॉरी आइसोकोरिक में, और एक होता है जब फ्री एक्सपेंशन का केस हो। तो 2 टाइम जब वर्क डन ज़ीरो आता है हमें हमारा हमेशा, वो 2 टाइम है आइसोकोरिक वाला और एक फ्री एक्सपेंशन वाला।
अब मान लीजिए मैंने फ्री एक्सपेंशन भी दो पार्ट से की है, एक है आइसोथर्मल पार्ट और एक है एडियाबैटिक पार्ट। तो देखिए आइसोथर्मल में तो डेल्टा यू हमेशा ज़ीरो ही आता है क्योंकि एन सी वी डी टी, डी टी ज़ीरो तो डी यू ज़ीरो। सिमिलरली डी एच बी ज़ीरो आ जाता है क्योंकि एन सी पी डी टी ज़ीरो हो जाता है। अब मैंने बताया इसमें वर्क डन फ्री एक्सपेंशन में हमेशा ही ज़ीरो रहता है, चाहे वो आइसोथर्मल हो चाहे वो एडियाबैटिक हो। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि यू डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से डी यू ज़ीरो है, डब्ल्यू ज़ीरो है तो क्यू भी क्या होगा, ज़ीरो। दैट मीन्स क्यू भी ज़ीरो आ गया। यहाँ की बात करें तो एडियाबैटिक में क्यू ज़ीरो ही होता है क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क डन ज़ीरो है। डी यू इज़ क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट मीन्स ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो तो ये भी ज़ीरो। और अगर डी यू ज़ीरो है दैट मीन्स एन सी वी डी टी में डी टी ज़ीरो है। ऑब्वियसली डी यू कब ज़ीरो हो सकता है, एन तो ज़ीरो होने से रहा, सी वी ज़ीरो होने से रहा। अगर डी यू ज़ीरो आ रहा है दैट मीन्स डी टी मस्ट बी ज़ीरो, और डी टी मस्ट बी ज़ीरो तो एन सी पी डी टी में भी डी टी ज़ीरो होगा तो दैट मीन्स ये भी ज़ीरो। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन में हमें बस इतना ही पढ़ना था। अब हम आते हैं साइक्लिक प्रोसेस पे। साइक्लिक प्रोसेस का सिंपली मतलब होता है जो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है और जो हमारा फाइनल पॉइंट होता है वो आपस में कॉन्साइड कर जाए, ठीक है। मान लीजिए मैंने पी इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता देती हूँ। पीवी ग्राफ आपको दिया होगा, आपको कहा होगा हम ए पॉइंट से चले, बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए, फिर ए पे पहुँच गए। तो ये हमारा पाथ रहा। दैट मीन्स अब आप सोचेंगे कि अगर हमें इसमें वर्क डन निकालना दे दे कोई कि बताओ इस पूरी प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ, तो एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आपको साइक्लिक प्रोसेस दे रखी हो ना तो वर्क डन उसमें कैसे आता है, जो भी आपकी साइकिल बनी है उसके अंदर का एरिया निकाल दीजिए। तो इससे क्या आता है, वर्क डन का मैग्नीट्यूड आ जाता है। एरिया इनसाइड द साइक्लिक प्रोसेस गिव्स वर्क डन इन पीवी ग्राफ। अच्छा, वैसे तो सोचने वाली बात है भाई कि अब हम डायरेक्शन साइन कैसे बताएं। चलो आपने ये तो बता दिया कि एरिया जो अंदर वाला होता है उससे हमें वर्क डन पता चल जाता है। डायरेक्ट साइन कैसे बताएंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अच्छा, एक और बात सोचिए, मैंने ये तो ट्रिक हो गई याद करने की, रट्टा मार लिया हमने कि अगर साइक्लिक आया तो अंदर वाला, पर हमने तो ये पढ़ा है ना कि एरिया अंडर द ग्राफ, ये अंडर द ग्राफ में तो ये एरिया भी इंक्लूड होना चाहिए, ये क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हम। ये तो ट्रिक बता दी मैम आपने सीधा कि एरिया उसके अंदर वाला निकाल दो, नीचे वाला क्यों नहीं निकाल लेंगे मैम भाई, हमें तो बताना है। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है बच्चों, अब आप इसको ना टुकड़ों में डिवाइड करो, इसको मैं 4 स्टेप्स में डिवाइड कर रही हूँ इस ग्राफ को। ये है पीवी ग्राफ, ये है मेरा ए बी, फिर मेरा दोबारा से पीवी ग्राफ, ये है मेरा बी सी, ये मेरा है सी डी, और ये मेरा है ए सी। ये 4 ग्राफ को ज्वाइन कर दूं तो ये ग्राफ आ जाता है। मैंने क्या किया, मैंने पहले इसके अंडर का एरिया पूरा कैलकुलेट किया, ये जो भी बन रहा है ये मेरा आया, क्योंकि देखिए मैंने बताया था एरिया अंडर ग्राफ सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देता है,
हमें वर्क डन का साइन ऐसे देखना होता है कि गैस एक्सपेंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंशन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव आता है। तो देखिए यहाँ पे गैस कम वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम जा रही है, मतलब एक्सपेंड हो रही है, मतलब नेगेटिव साइन आएगा। मान लीजिए एरिया अंडर ग्राफ -x आया, x इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। इसका तो मैं एरिया निकाल ही नहीं सकती, इसके नीचे का एरिया हम ये कभी कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना, तो ये ज़ीरो हो गया। इसके नीचे का एरिया मैं कंसीडर कर लेती हूँ y। साइन मैंने पॉजिटिव लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम में जा रही है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है। एरो देखिए आप, एरो हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम वाला है, दैट मीन्स कंप्रेशन है, मतलब वर्क डन पॉजिटिव है। इसके एरिया अंडर का एरिया मैं निकाल नहीं सकती, ज़ीरो। तो मतलब मेरा टोटल एरिया क्या आया? -x + y। अब आप मुझे एक बात बताइए, ए बी के नीचे का एरिया ये पूरा है, ये पूरा एरिया निकालना होगा मैंने इस वाले ग्राफ में, और सी डी के नीचे वाला जो सी डी है ये, उसके नीचे का एरिया होगा ये। मतलब ए बी के एरिया में इतना एरिया इसका इंक्लूड हुआ। जब मैंने ए बी लाइन के नीचे का एरिया निकाला तो ये वाला पोर्शन इंक्लूड हुआ होगा, क्योंकि ए बी के नीचे ये वाला पूरा भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। जब मैंने सी डी के नीचे निकाला होगा तो ये आ रहा है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ, ये ए बी के नीचे भी आ रहा है और सी डी के नीचे भी आ रहा है। बट ए बी के नीचे ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, मतलब मान लो ये एरिया 2 है तो ए बी के लिए ये -2 है, और सी डी का एरिया ये +2 शो कर रहा है। +2 से -2 कट, तो बचा एरिया क्या? सिर्फ ये अंदर वाला। थोड़ा सा खुद सोचिए इस पे, नहीं समझ आया बताइए मुझे। मैंने बोला कि ये वाला एरिया सी डी का और ए बी का कॉमन है, बट सी डी में ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ए बी में ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये कट गया और बचा एरिया सिर्फ इतना। तो इसीलिए हम डायरेक्टली कह देते कि साइक्लिक में सिर्फ हमें अंदर का एरिया निकालना होता है। अब आप मुझे बताइए, जब मैं एरिया निकाल लूँगी तो मेरा पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव? ज़्यादा एरिया कौन सा था, -x या +y? -x। मतलब मान लीजिए -4 + 2, तो आंसर तो किस में आएगा? -2 माइनस में ही आएगा। दैट मीन्स हमें ऊपर वाली लाइन देखनी है जो टॉप पे बनी हुई है। टॉप पे कौन सी लाइन है इस पूरे ग्राफ में? ए बी। ए बी अगर एक्सपैंड कर रहा है तो हमें ए बी के अनुसार देखना है साइन। अगर ए बी एक्सपैंड कर रहा है, ए बी में ये शो हो रहा है कि गैस एक्सपैंड कर रही है, तो वर्क डन जो ओवरऑल अंदर का हमें एरिया निकाल के आएगा वो नेगेटिव आएगा। बट अगर यहाँ पे यही एरो ऐसे होता, दैट मीन्स ए बी में गैस कंप्रेस कर रही है, तो ओवरऑल एरिया क्या आता? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि तब यहाँ वाला एरिया क्या आ जाता? पॉजिटिव, और यहाँ वाला एरिया क्या आ जाता? नेगेटिव। तो बड़ी वैल्यू +4 में से 2 घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसको कई बार पता है कैसे लिख देते कि अगर तो साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम एरिया लाएंगे नेगेटिव, और अगर ये एरोज एंटी क्लॉकवाइज बने हुए हैं तो एरिया आएगा पॉजिटिव। बट ये एक जस्ट ट्रिक है, कई बार हम भूल भी जाते हैं कि क्लॉकवाइज में पॉजिटिव था या एंटी क्लॉकवाइज में। इसमें सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि जो भी सबसे ऊपर लाइन बनी हुई है, ऊपर लाइन ए बी वाली बनी है, उसमें देख लो कि गैस कंप्रेस हो रही है या एक्सपैंड हो रही है। अगर तो गैस एक्सपैंड हो रही है तो एरिया क्या आएगा? नेगेटिव। क्योंकि आंसर क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन इन एक्सपेंशन इज नेगेटिव। रीज़न भी मैंने बताया, क्योंकि ए बी का एरिया सबसे ज़्यादा होगा। तो ये हमारा वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस था। इस पे एक बहुत कमाल का क्वेश्चन आया हुआ है एक जगह, बट मैं क्वेश्चन मैंने क्योंकि बता दिया कि लास्ट में ही करवाऊंगी तो लास्ट में ही होंगे। एक सेकेंड। तो देखिए बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हमारी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू हो जाएंगे।
अगले लेक्चर में हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, टेक केयर।